अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़नारा। बच्चे आज हम लेंगे केमिस्ट्री 9th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। इसमें बेसिकली आप देखोगे कि एलिमेंट जितने भी हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं, कैसे केमिस्ट ने उनको जो है टेबल की फॉर्म में लेके आए, किस बेसिस पे उनको अरेंज किया, कैसे अरेंज किया, उस पीरियोडिक टेबल पे बेसिकली किस तरह एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं और किन बेसिस पे हुए हुए हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। और कैसे वो पीरियोडिक टेबल बना, वो सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। हम चैप्टर स्टार्ट लेते हैं। कंटेंट्स में जो आप देख लो, आपने आज डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। देन पीरियोडिक टेबल के टॉपिक में आप कॉन्ट्रीब्यूशंस देखोगे डिफरेंट साइंटिस्ट की, कि कैसे साइंटिस्ट ने अपना जो है अपना हिस्सा डाला इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट आप इसमें देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आज नहीं पढ़ोगे लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस पढ़ोगे, आप पीरियोडिक लॉ पढ़ोगे और ओल्ड मेंडलिंग पीरियोडिक लॉ पढ़ोगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले तो 19th सेंचुरी में अगर देखा जाए तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो 19th सेंचुरी में केमिस्ट थे वो इस कोशिश में लगे हुए थे कि एक ऐसा टेबल दिया जाए, एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जाए जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज कर दें जो उस टाइम पे डिस्कवर हुए हुए थे। तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट इन एफर्ट्स में लगे हुए थे ठीक हो गया, एफर्ट्स में लगे हुए थे किस लिए कि पीरियोडिक टेबल बनाया जाए, एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जाए जिसमें जो है हमारे पास क्या हो कि एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। ठीक है जी, 19th सेंचुरी की ये बात है। फिर क्या हुआ, इन्होंने जो बेस रखी सबसे पहले, यहाँ कह लो कि जिस बेस में एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की गई वो था पीरियोडिक लॉ। ठीक है, पीरियोडिक लॉ क्या होता है कि जिस बेस पे टेबल बनाया गया है, किस बेस पे आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है एक टेबल के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। ठीक हो गया। फिर पीरियोडिक लॉ के बाद उन्होंने बात की उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आ गए ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अब इधर क्वेश्चन आएगा जी डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो ग्रुप्स आप कहोगे कि एक टेबल जो है हमारे पास, अगर ये टेबल है तो इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स आएंगे दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स और जो पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, तो ये हमारे पास पीरियड्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है जिसमें बेसिकली क्या है कि पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया, किस वजह से बनाया गया। इसी वजह से बनाया गया कि एलिमेंट्स को एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क में लेके आए जिससे आप उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को ईजिली जज कर सकते हो और उससे मिलने वाले कंपाउंड से बनने वाले कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ भी बता सकते हो। उसके अलावा जो है जब ये टेबल बन गया, इस टेबल की बेस बनी पीरियोडिक लॉ, जो बेसिकली हमने पहले पॉइंट उठाया, तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये जो एरो डाला है इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर की बेस में एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, कि मतलब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके एटॉमिक नंबर की बेस में। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर जो होता है हमारे पास दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और मतलब या। ठीक है, अगर एक स्टेबल एटम है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस नंबर को हम बोलते हैं, उसके सम को नहीं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, तो एटॉमिक नंबर की बेस में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और इस पीरियोडिक टेबल से साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है अबाउट दी एलिमेंट्स विच वर अरेंज्ड इन दी पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जी पीरियोडिक टेबल में कॉन्ट्रीब्यूट जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया वो कैसे था, किस तरह उन्होंने जो है वो इस टेबल को बनाने में अपना हिस्सा डाला और कैसे जो है ये टेबल बना, वो हम देख लेते हैं। ठीक है जी, टॉपिक हमारा क्या है जी, पीरियोडिक टेबल।
ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है जी पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल बेटा जो है ये बनना कैसे, किस तरह एलिमेंट्स जो है जो आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल की शेप है, जो शक्ल है वो पहले नहीं थी, वो किस तरह बनी वो हमने इसमें डिस्कस करना है। इसमें हम डिफरेंट साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट को हम देखेंगे दैट इज़ डॉबनर। पहला है जी डॉबनर ट्राइड्स। डॉबनर एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हुए थे उस टाइम पे, उसने उन एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया। मतलब जितने एलिमेंट्स बिल्कुल 16 डिस्कवर हुए थे, जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उन तमाम एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डाल दिया और हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे। ठीक है, जैसे एक ग्रुप एग्जांपल दूँ तो एक जो उसने दिया था वो था ट्राई का मतलब होता है 3, 8 कह लो एलिमेंट्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, तो ग्रुप्स में कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप। जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये एक ट्राइड मैं लिख रही हूँ, एक ग्रुप लिख रही हूँ। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 40, बेरियम का था 137। अच्छा, अब उसने एक टेक्निक बताई कि जो एटॉमिक मास पहले का है और जो आखिरी एलिमेंट का है, मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, अगर हम उसका एवरेज निकालें, एवरेज कैसे, इन दोनों के एटॉमिक मासेस को सम करें, डिवाइडेड बाय 2 करें, जो आंसर आएगा वो एटॉमिक मास होगा सेंटर वाले का। करके देखते हैं। 40 प्लस 137, ये 177 आ गया। ठीक है जी, अब इस 177 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 8 समथिंग इस तरह करके। ठीक है, तो 88 समझ लें आप आ गया। तो इस तरह करके क्या किया कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जब एटॉमिक मास की एवरेज निकाली तो मिड वाला एलिमेंट की एटॉमिक मास निकल रहा है। दैट इज़ दी टेक्निक सजेस्टेड बाय द डॉबनर, जिस बेस पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसमें इसका एक ड्रॉबैक ये है, ये इसकी सारी वो थी कि भाई इसने क्या किस तरह ट्राइड दिया। अच्छा, ये खुद क्या था, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था, सॉरी जर्मनी का था ये। अब इसकी ये जो क्लासिफिकेशन थी डॉबनर ट्राइड्स की, इसकी एक ड्रॉबैक ये था कि बहुत सारे एलिमेंट इस टेक्निक पे फिट नहीं आ रहे थे। मतलब ये जिस तरह के पहले और थर्ड की हम एटॉमिक मास निकालें तो सेंटर वाले का निकल आएगा, तो वो चीज़ जो थी वो इसके बाकी एलिमेंट्स पे, ज़्यादातर एलिमेंट्स पे वो अप्लाई नहीं हो पा रही थी। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से इसको इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, इसकी इसके क्लासिफिकेशन जो है वो इतना माना नहीं गया। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं एक और साइंटिस्ट है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज़ न्यूलैंड। न्यूलैंड था साइंटिस्ट। डॉबनर ने ट्राई-8 की बात की थी, न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स की बात की थी। न्यूलैंड, ऑक्टेव। अच्छा, न्यूलैंड ने जो क्या किया कि ऑक्टेव्स एक रूल था वो उसने दिया कि एलिमेंट्स जो हैं 8 एलिमेंट्स का ग्रुप इसने बना दिया और उसने कहा कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। उससे पहले क्या हुआ था, कैनिज़ारो एक साइंटिस्ट था। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था, इसने ये 1860 में इस साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस डिस्कवर किए। डिस्कवर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर है अगर हम सम कर दें तो हमारे पास उसका आ जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है जी, कैनिज़ारो ने जब बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास डिस्कवर कर दिया तो न्यूलैंड ने फिर उस पर काम किया, उसके एटॉमिक मासेस को लेके। तो जो ट्राई-8 का कॉन्सेप्ट था उसको उसने मॉडिफाई किया न्यूलैंड ने 1864 आफ्टर 4 years इसने क्या किया, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। एंड व्हाट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? एवरी 8th एलिमेंट्स हैविंग अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू द नेक्स्ट वन। मतलब मैं कहती हूँ मेरे पास ये जो इसने एलिमेंट्स अरेंज किए, ठीक है, एलिमेंट्स अरेंज किए, ये पहला था, ये 8वां एलिमेंट है, तो ये 8वां एलिमेंट अगर जो 9वां एलिमेंट आ रहा है उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी समहाउ सिमिलर होंगी। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेट। इसने 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया
और इसको हमने रेगुलर रेपिटिशन हो रही थी प्रॉपर्टीज़ की, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये न्यूलैंड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो उसने ये दिया, और इसने भी जो अरेंजमेंट दी वो भी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बेस पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो ये न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट था कि जिसने इसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, और उसने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की अगले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। अच्छा, अब इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक बेटा ये था कि इसने जो एलिमेंट्स अरेंज किए, जो एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, उनकी जगह नहीं छोड़ी। डिड नॉट लेफ्ट स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए इसने स्पेस नहीं छोड़ी, पहला इसका ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? उस वक्त तक नोबल गैसेस जो हैं वो डिस्कवर नहीं हुई थी। 8वां ग्रुप जो है, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड येट, डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो ये इसके दो बड़े ड्रॉबैक्स थे न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन के, जिसकी वजह से इसकी भी जो है वो इतनी एक्सेप्टेंस नहीं रही, इसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं जी मेंडलीव, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पीरियोडिक टेबल सबसे पहले जो पेश करने वाला साइंटिस्ट था दैट वाज मेंडलीव, जिसने सबसे पहले एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया, और टोटल जो एलिमेंट्स उधर डिस्कवर हुए थे दीज वर 63 एलिमेंट्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उस वक्त बेटा 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, और इसने उन 63 एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ टेबल अरेंज किया। तो ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एक टेबल की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और किस बेस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। ठीक है जी, ये इसकी बेसिकली इसको बोला जाता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसका जो टेबल है वो किस बेस पे अरेंज है, उसका लॉ कहता है जी पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। ये आपकी बुक की वर्डिंग है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic function of their increasing atomic masses। ये आपकी बुक की वर्डिंग है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसमें एक बात आती है कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे उसका कोई ड्रॉबैक भी था। वो एलिमेंट्स जो अरेंज हुए थे, क्या वो जिस तरह उसने अरेंज किया वैसे ही एलिमेंट्स अरेंज रहे? क्या चीज़ थी? तो उसके डिमेरिट्स भी हैं कुछ। और इसने क्या किया था? एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियड्स और ग्रुप की बेस में। इसने पीरियड्स और ग्रुप्स पेश किए थे टेबल के अंदर, मतलब जो टेबल उसने बनाया था उसमें हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल रोज थी उनको उसने ग्रुप कह दिया, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज थी उसको उसने पीरियड्स का नाम दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट्स क्या हैं, इसका क्या ड्रॉबैक है? तो डिमेरिट्स तो बेटा ये थे कि रॉन्ग प्लेस की हुई थी, रॉन्ग प्लेसेस ऑफ द एलिमेंट्स। अब कैसे रॉन्ग प्लेसेस? किस तरह की? इसने एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किए हुए थे एलिमेंट्स, और जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो गई बाय सूडी तो उसने क्या किया कि इसके जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी वो ख़राब होनी हुई। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मासेस बहुत सारे एलिमेंट्स के सिमिलर हो सकते हैं, एटॉमिक नंबर सिमिलर नहीं होते। ठीक है जी। तो इसकी जो है वो एलिमेंट्स की बहुत सारी एलिमेंट्स की जो प्लेसिंग थी वो गलत की हुई थी। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसका।
आइसोटोप्स आप पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? विच हैव एलिमेंट्स हैविंग अ सिमिलर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता पाया, एलिमेंट्स की प्लेसिंग गलत थी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये दो बड़े ड्रॉबैक थे इसके क्लासिफिकेशन के, ठीक हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ जी, नया पीरियोडिक लॉ देना ही पड़ा। तो हमारे पास, और ये मेंडलीव खुद रशियन केमिस्ट था, ठीक है, रशिया का रहने वाला था ये। अब हम बात करेंगे कि जो आजकल का जो टेबल है हमारे पास पीरियोडिक टेबल, उसका पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो हम डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे आज, हम सिर्फ इसका जो है वो लॉ देखते हैं, किस बेस पे एलिमेंट्स को फिर अरेंज किया गया आफ्टर द मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो उसके डिमेरिट्स उसको देखते हुए। तो एलिमेंट्स की, अगर एक एलिमेंट है बेटा, उसका एटॉमिक मास, अभी हमने बात की, आपने आइसोटोप्स में भी पढ़ा है कि उसका एटॉमिक मास चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो सकता है। न्यूट्रॉन नंबर की वजह से, चेंज की होने की वजह से एटॉमिक मास चेंज हो सकता है। जैसे हमारे पास अगर हाइड्रोजन देखो, प्रोटियम है, दैट इज ड्यूट्रियम, दैट इज ट्रीटियम। अब इनके देखो जो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है तीनों का सिमिलर है 1 1, लेकिन एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा हुआ है, एक का 1, एक का 2, एक का 3। तो एटॉमिक मास चेंज हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं। तो फिर ये सजेस्ट किया गया कि एटॉमिक मास पे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इतनी सक्सेसफुली अरेंजमेंट नहीं दे सकता, इतनी जो है वो ऑथेंटिक एक्यूरेट अरेंजमेंट नहीं दे सकता जो उसके एटॉमिक नंबर की बेस पे दे सकता है, क्योंकि हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स्ड होता है। हर किसी एलिमेंट का एक जैसा एलिमेंट नहीं होगा, हर एवरी एलिमेंट हैविंग देयर ओन इट्स फिक्स्ड एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मैसेज जो हैं इनकी सिमिलर हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन न्यूट्रॉन नंबर। तो एलिमेंट्स को फिर अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, दैट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पे अरेंज हुआ है, उसका जो पीरियोडिक लॉ है उसकी डेफिनेशन है जी, आपकी बुक की अगर वर्डिंग लूँ तो वो जैसे मेंडलीव का था सेम वही वर्डिंग है, बस वहाँ पर एटॉमिक मास था तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये हमारे पास, जिसमें क्या बताया गया है कि जो पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पे अरेंज हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये बेसिकली, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1913 में साइंटिस्ट था मॉज़ले, जिसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की मॉज़ले ने 1913 में इसने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की। तो बाद में सारी अरेंजमेंट चेंज करनी पड़ी मेंडलीव की। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है कि आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस से डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो इस वजह से एलिमेंट्स को रादर दैन अरेंजिंग ऑन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उनको अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें आपने इंट्रोडक्शन देखा कि कैसे जो है एलिमेंट्स को टेबल के फॉर्म में लाया गया, क्यों लाया गया, वो हमने डिटेल में फिर बाद में कॉन्ट्रीब्यूशंस में देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने मेंडलीव का पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा, इससे पहले हमने डॉबनर और न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी, मॉज़ले का थोड़ा जिक्र सुना। तो ये सब आज का टॉपिक था। अगर इसमें कोई बात पूछनी हो तो पूछिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।